दोस्तों, ब्लू ओशन शिफ्ट के साथ कंपटीशन में ऊंचाई हासिल कीजिए। जब भी बिजनेस स्ट्रैटेजी चुनने की बात आती है तो आप किस दिशा में आगे जाना चाहते हैं, यह बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत से लोग आपके चुनाव को बस दो ही तरीके से सोचते हैं। एक तो है वैल्यू ड्रिवन पाथ, जिसके साथ आप अपने बिजनेस को ज़बरदस्त सर्विस और क्वालिटी के साथ आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा है लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, जिसके बल पर आपका बिजनेस अपने सभी कॉम्पिटिटर्स की तुलना में सबसे अच्छी कीमत को ऑफर देकर आगे बढ़ता है। ये दोनों ही ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं और सही भी हैं दोस्तों, लेकिन एक तीसरी स्ट्रैटेजी भी है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। उसे ब्लू ओशन शिफ्ट कहा जाता है। ब्लू ओशन शिफ्ट से मतलब है कि आपके बिजनेस को कंपटीशन से परे उस मार्केट में लेकर जाना जो आपके लिए अनजान है। ग्रुप एसईबी का एक उदाहरण ले लीजिए दोस्तों। ये एक जानी मानी कंपनी है जो छोटे अप्लायंसेस जैसे कि फ्रेंच फ्राइज मेकर्स बनाती हैं। इस तरीके की इंडस्ट्री में एक बेसिक सा चलन यह है कि फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए उसे आपको बहुत सारे तेल में से उसे तलना होगा। यहाँ तक कि कई लीटर तेल में कुकिंग करना बहुत महंगा है, झंझट वाला है और हानिकारक है। फिर भी किसी ने भी इसे चैलेंज के रूप में लेने का नहीं सोचा। लेकिन 2006 में एसईबी ग्रुप ने एक्टिफ्राई को बाजार में उतारा, जिसने फ्रेंच फ्राइज को बनाने के तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया। और यह बस एक टेबल स्पून के जितना तेल इस्तेमाल करता है। एक्टिफ्राई को नए कस्टमर्स के बीच उतारा गया, इसने एक नया मार्केट बनाया और इस आइडिया ने एसईबी ग्रुप को ग्लोबल लीडर बना दिया दोस्तों। तो दूसरे शब्दों में कहें तो ब्लू ओशन शिफ्ट एक चुनौतीपूर्ण कंपटीशन है जो कि रेड ओशन के द्वारा पैदा हो गया है। उसमें यह एक नए बाजार को खोलकर एक नया अवसर देता है। यह एक जादू की ट्रिक जैसा लगता है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे एक सीधा साधा तरीका है जो 3 मेन कीज को फॉलो करता है। पहला, आपको एक नई ब्लू ओशन के परिवेश की जरूरत है जो आपकी बड़ी सोच को एक नया रास्ता दे। दूसरा, अपनी इस नई पारी को मोटिवेट करने के लिए आपको सिंपैथी की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा, आपको इस सोच को एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट में बदलने के लिए आपको मार्केट क्रिएटिंग टूल्स की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत शॉर्ट में है, आगे आने वाली बातों में आप बारीकी से सीखेंगे कि कैसे इस प्रोसेस को अपनाना है और इसको काम में कैसे लेना चाहिए। कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनसे नए मार्केट्स को क्रिएट किया जाता है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। तो एक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी आपके बिजनेस को बदल सकती है दोस्तों। नए माहौल, सिंपैथी और मार्केट क्रिएटिंग टूल्स को लागू करने से पहले बेहतर है कि हम थोड़ा बहुत मार्केट क्रिएशन थ्योरी के बारे में समझ लें। इस तरह से आप समझ पाएंगे कि इस बदलाव की आखिर क्या जरूरत है। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मान सकते हैं कि नए मार्केट्स तब पैदा होते हैं जब नई सोच पैदा होती है, जो बेसिकली नई और बेहतर होती है। लेकिन यहाँ 3 और विशेष मार्केट क्रिएटिंग स्ट्रैटेजी भी हैं दोस्तों। आइए इसको समझते हैं। बिजनेस लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स का एक बहुत बड़ा वर्ग इस पहली अप्रोच से वाकिफ है, जिसे कहते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन। यह एक ऐसा तरीका है जिसे 20वीं सदी के ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्कम्पीटर ने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के रूप में डब्ड किया था। और यह तब पैदा होता है जब नई तकनीक पुरानी पर हावी हो जाती है, जिससे इंडस्ट्री बिखर सी जाती है। अच्छा, जरा फोटोग्राफिक फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचें और कोडैक कंपनी के बारे में भी, जिसने उस पर राज किया था। दोनों ही डिजिटल फोटोग्राफी के आविष्कार के बाद बर्बाद हो गए। फिर दूसरा आता है नॉन डिस्ट्रप्टिव क्रिएशन, जिसमें कोई भी मार्केट ना ही बर्बाद हुआ ना ही बदला गया। एक नया मार्केट आसानी से बनाया गया, वो भी मौजूदा हालात में बदलाव किए बिना। तो इसका एक अच्छा उदाहरण है फाइजर। हाँ दोस्तों, फाइजर की बनाई हुई वियाग्रा। इस नई दवाई ने मौजूदा दवाइयों के बिजनेस को बिगाड़ा नहीं, बल्कि इसने तो मर्दों की पहले ना सोची गई प्रॉब्लम के हल के लिए एक नया बाजार बना दिया। और अंत में इन दोनों स्ट्रैटेजी के बीच एक तीसरी स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों, ऑफन ओवरलुक्ड मिडिल वे। यह स्ट्रैटेजी तब काम में आती है जब मौजूदा प्रॉब्लम फिर से उजागर होती है और पिछले डिस्कशन में बताई गई फ्रेंच फ्राई मेकर बनाने वाली कंपनी एसईबी ग्रुप का एक्टिफ्राई इसी स्ट्रैटेजी में आता है। इसके मामले में डिसरप्टिव और नॉन डिसरप्टिव दोनों ही फोर्सेस शामिल होती हैं।
इसमें मौजूदा हालात को हटाया नहीं गया था, लेकिन उसमें बदलाव किया गया था। 4 सिम्टम्स हैं जो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजीज को शक्तिशाली रूप से गाइड करते हैं। आइए इनको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ठीक है, अब आप जान चुके हैं कि मार्केट कैसे बनाया जाता है, तो आप अपने खुद के ब्लू ओशन को पा सकते हैं। ऐसा करने के लिए पहला कदम यह होगा कि बड़ी गंभीर सोच के साथ एक माइंडसेट तय किया जाए। उदाहरण के लिए कॉमिक रिलीफ को ले लीजिए, जो कि एक यूके चैरिटी कंपनी है। चैरिटी इंडस्ट्री दरअसल रेड ओशन का एक मेन एग्जाम्पल है। अकेले लंदन में ही 600 कैंसर चैरिटीज हैं दोस्तों। फिर भी कॉमिक रिलीफ ने बेसिक तरीके से इंडस्ट्री को फिर से नया बनाकर ब्लू ओशन शिफ्ट की ओर कदम बढ़ाया। 1980 की बात है दोस्तों। 1980 से हर दूसरे साल यह चैरिटी रेड नोज डे आयोजित करती थी, जिसमें लोग दान करने के लिए सभी तरीके की मजाकिया और मजेदार चीजें करते थे। उदाहरण के लिए एक सीईओ जोकर की तरह अपनी नाक पर एक लाल बॉल लगाकर बिजनेस मीटिंग करता था। इन रेड नोज डेज ने बड़ी कामयाबी हासिल करी और 2017 में इसने 73 मिलियन पाउंड जुटाए दोस्तों। लेकिन यह एक सवाल खड़ा करती है, क्या कॉमिक रिलीफ को ब्लू ओशन परिवेश पर विचार करने की जरूरत थी? बिल्कुल हाँ दोस्तों। और कुछ बातें हैं जिसके बल पर आप ये कह सकते हैं। पहले लोग ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इंडस्ट्री की हालात को बदतर मानते थे और कुछ ऐसे ही कॉमिक रिलीफ का भी सोचना था। फैंसी गैलस जैसे पुराने तरीकों से पैसे जुटाने की बजाय चैरिटी ने एक नया कॉन्सेप्ट अपनाया। दूसरा, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिस्ट कॉम्पिटिटर को हराना नहीं चाहते थे, बल्कि उनका पुराना तरीका मिटाना चाहते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो कॉमिक रिलीफ ने कभी दान पाने के लिए दूसरे चैरिटीज को कॉपी नहीं किया। असल में रेड नोज डेज का किसी दूसरी चैरिटीज के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं था और ऐसा करके उन्होंने कंपटीशन को ही खत्म कर दिया। तीसरा, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिस्ट ने नई मांग पैदा की और कॉस्मिक रिलीफ ने बस ऐसा ही किया। अमीर दानदाताओं को लुभाने के बजाय इस संगठन ने चैरिटी को सभी के लिए आकर्षक बना दिया, चाहे उनका दान कितना भी छोटा हो। इससे कोई हर्ज नहीं था दोस्तों। और आखिरी पॉइंट दोस्तों, कॉमिक रिलीफ ने ब्लू ओशन परिवेश को साबित किया है, क्योंकि ये एक ही वक्त में कम लागत वाला और एक अलग तरीके का आइडिया है। अपने फंड जुटाने के अंदाज से ग्रुप ने दूसरी चैरिटी से एक अलग पहचान बनाई, लेकिन यह एक कम लागत वाला संगठन भी है जो दान को साल भर की मार्केटिंग और लंबी चौड़ी राइटिंग पर खर्च नहीं कर सकता। एक ह्यूमन एलिमेंट ब्लू ओशन की प्रक्रिया के केंद्र में रहता है। आइए दोस्तों, इस ह्यूमन एलिमेंट को डिटेल में समझते हैं। ब्लू ओशन शिफ्ट को संभव बनाने वाले टूल्स को समझाने से पहले इस प्रक्रिया के बेसिक कॉन्सेप्ट को परखना बहुत जरूरी है, जो है मानवता। हाँ दोस्तों, मानवता जरूरी है क्योंकि ये लोगों से जुड़े हुए सच जैसे डर, असुरक्षा और इच्छाओं को समझाता है दोस्तों, जो कि उनके उद्देश्यों और इज्जत से जुड़ा रहता है। मानवता ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में टूल की तरह काम आता है, जो आपके एम्प्लॉयज को एक नया विश्वास देता है ताकि उनमें आपके संगठन को और एक नई और अलग पहचान बनाने का जोश उनके अंदर पैदा हो सके। तो अपनी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजीज में मानवता को हकीकत में लागू करने के लिए 3 प्रमुख चीजें जरूरी हैं। पहली है एटमाइजेशन। आखिरकार शुरुआत में ब्लू ओशन शिफ्ट एक चुनौती के जैसे लग सकता है दोस्तों। इसमें आपको पूरे नए सिरे से अपनी इंडस्ट्री के बारे में सोचना होता है। आपकी टीम चौंक कर पूछ भी सकती है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? बेशक इसका जवाब है हाँ, आप यह कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही वक्त एक ही काम पर ध्यान लगाने के लिए भारी कामों को छोटे छोटे कामों में बांटने की जरूरत भी है दोस्तों। मानवता के लिए दूसरी अहम बात है दोस्तों, फर्स्ट हैंड डिस्कवरी। जब से ब्लू ओशन शिफ्ट में एक नई सोच की जरूरत महसूस हुई, तब से इसकी अहमियत बढ़ गई है और यह जरूरी हो गया है कि आपकी टीम का हर एक सदस्य अपने अनुभवों से अपने लिए नए तरीके से सोचे। दूसरे शब्दों में बोले तो आपको यह समझाने की जरूरत है कि बदलाव के अनुसार अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना चाहिए, ना कि पुराने विचार पर ही चला जाए। और आखिरी बार ब्लू ओशन प्रक्रिया में मानवता के लिए एक फेयर प्रोसेस की जरूरत है। इस मामले में फेयर प्रोसेस में 3 नियम होते हैं: एंगेजमेंट, एक्सप्लेनेशन और क्लियर एक्सपेक्टेशंस। पहला यानी एंगेजमेंट, इसका मतलब होता है सभी स्टेक होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में साथ लाना। दूसरा है एक्सप्लेनेशन, जिसमें
लिए गए निर्णय की सहमति और रिजेक्ट किए गए आइडियाज का पूरा ब्यौरा होना। और तीसरा है क्लियर एक्सपेक्टेशन, जिसमें खुलकर बताया जाता है कि किन लोगों से क्या आशाएं होंगी और उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी। अपने दुश्मन के सामने अपनी ऐसी एक कॉम्पिटिटिव वैल्यू बनाओ जिससे पता लगे आप किस पोजीशन पर खड़े हुए हैं। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। ब्लू ओशन अप्रोच को लागू करने का दूसरा टूल जो है उसे स्ट्रैटेजी कैनवस कहते हैं। एक ऐसा तरीका जो आपकी मौजूदा बिजनेस स्ट्रैटेजी और आपकी इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स का पूरा निरीक्षण करता है। ऐसा करने के लिए स्ट्रैटेजी कैनवस आपकी इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स और हर एक से खरीदार कितना खरीद रहा है, इन सब का एक नक्शा तैयार करके रखता है। अगर अच्छे से समझें तो ये ग्राफ है जिस पर सीधी लाइन आपकी इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स को दिखाता है और जहां खड़ी लाइंस जो हर एक फैक्टर के लो से हाई लेवल तक को दिखाता है। इसको क्लियरली समझने के लिए पिछली बात में बताई गई चैरिटी पर विचार करिए दोस्तों। इस मामले में कंपटीशन फैक्टर क्या हो सकते हैं? एक तो दान के लिए दिया गया प्रत्येक डॉलर और दान इकट्ठा करने के लिए किया गया खर्च। तो अपना खुद का कैनवस बनाने के लिए 5 से 12 तक की स्केल पर अपने कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स की पहचान करके रखिए दोस्तों। वहां से आपकी इंडस्ट्री से कोई ऐसा की प्लेयर चुनिए जिसके साथ आप खुद को कंपेयर कर सकें। अगर संभव हो तो आपकी फील्ड का कोई अव्वल दर्जे का इंडस्ट्री लीडर चुने। अगर वो आप ही हैं तो फिर अपना कोई दुश्मन चुन ले। तो अंत में अपनी और अपने कॉम्पिटिटर के प्रत्येक फैक्टर की गणना को 1 से 5 की स्केल पर रेट करें, जिसमें 5 सबसे हाई हो और 1 सबसे लो हो, और इससे ग्राफ तैयार कीजिए दोस्तों। तो एक बार जब आप इसे ड्रॉ कर लेंगे तब आपका स्ट्रैटेजी कैनवस आपको बहुत सी बातें बता देगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपके और आपके कॉम्पिटिटर के ग्राफ के कर्व में बहुत सी समानता होंगी तो आप कंपटीशन के रेड ओशन में होंगे दोस्तों। अगर आपका कर्व लगातार नीचे जाता हुआ दिखाई देता है तो समझ लीजिएगा कि आपकी कोशिशें और काम में कमी है। अपने प्रोडक्ट की अच्छी अप्रोच के लिए ग्राहक के अनुभव का चार्ट बनाइए। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। यहाँ आपके पास एक तरीका मार्केट जनरेटिंग टूल है दोस्तों, जो आपकी इंडस्ट्री में छुपे हुए खराब कारणों को खोजेगा जो आपके प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी में रुकावट डालते हैं और आपके ग्राहकों को आपसे दूर करते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में वाइन की सेल, शराब की बिक्री का मात्र 15% ही है। यह संख्या इतनी कम क्यों है दोस्तों? चलिए सोचिए कि आखिरी बार आपने खुद के लिए एक वाइन की बोतल कब खरीदी थी। क्या चुनाव कर पाना मुश्किल है? और कितने ऐसे लोग होंगे जो वाइन की बोतल को आसानी से खोल नहीं पाते हैं? आपकी इंडस्ट्री में भी इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, मगर आप इससे बचेंगे तो आपको यह दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा करने के लिए एक बायर यूटिलिटी मैप तैयार करें। यह एक ऐसा टूल है जो लेखकों के द्वारा बनाया गया था। बेसिकली इस मैप में 6 रोज और 6 कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स बायर के एक्सपीरियंस साइकिल को दिखाता है, जैसे परचेज, डिलीवरी, यूसेज, सप्लीमेंट्स, मेंटेनेंस, डिस्पोजल, ये सब नाम दिए गए हैं दोस्तों। और रोज को 6 यूटिलिटी लेवल्स बोलते हैं, जिसमें शामिल है कस्टमर प्रोडक्टिविटी, सिंप्लिसिटी, कन्वीनियंस, रिस्क रिडक्शन, फन और इमेज तथा एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस। कस्टमर प्रोडक्टिविटी, सिंप्लिसिटी, कन्वीनियंस, रिस्क रिडक्शन, फन और इमेज तथा एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस। तो एक वाइन खरीदार के लिए यह एक्सपीरियंस साइकिल कुछ इस तरीके से शुरू होगी। सही बॉटल की तलाश करना, उसे खरीदना, उसे खोलना, शेयर करना, वाइन को पीना और अंत में आखिर में उस खाली बॉटल को फेंकना। हर एक स्टेप के दौरान यूटिलिटी रोज को निम्नलिखित सवालों को पूछकर भरा जा सकता है दोस्तों। क्या चीज ग्राहक की प्रोडक्टिविटी को रोकती है? सिंप्लिसिटी में क्या रुकावट आती है? कैसे सेवा में रुकावट आती है? हमें रिस्क को कम करने में कौन रोकता है? क्या चीजें हमें फन करने से रोकती हैं? और क्या चीज पर्यावरण के साथ मित्रता में रुकावट पैदा करती है? हर सवाल को पूछते वक्त यह भी सोचिएगा कि इसके जवाब से इस पर क्या असर होगा। तो टेबल में पूरे 36 सेल भरने के बाद देखिए कि उसमें कितने आपकी इंडस्ट्री में काम के हैं, किन कमजोरियों को आप दूर कर सकते हैं। अपने क्षेत्र विशेष की कमजोरियों को समझकर आप उन जरूरी कमजोरियों में बदलाव ला सकते हैं दोस्तों, जिनको देखकर लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदते नहीं हैं। फिर से कॉमिक रिलीफ चैरिटी की तरफ सोचिए दोस्तों।
उनके रेड नोज डे ने उनके कम डोनेशन की कमी को दूर कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग जैसे कि बच्चे और कम आय वाले परिवार नॉर्मली दान धर्म में शामिल नहीं होते थे, वो लोग भी अपनी तरफ से इसमें एक अच्छी भागीदारी देने लगे। कई सारे अवसरों को पाने के लिए एक सरल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करिए। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। आपके ब्लू ओशियन टूल किट में चौथा टूल है 6 पाथ्स फ्रेमवर्क, और यह ब्लू ओशियन अवसरों को पाने के लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों। इसका पहला कदम है दूसरी इंडस्ट्रीज को खोजना। ऐसा करने के पीछे आपका यह उद्देश्य होना चाहिए कि यह पता लगाया जाए कि क्यों ग्राहक एक इंडस्ट्री छोड़कर दूसरी इंडस्ट्री को चुनता है। उदाहरण के लिए, क्यों कुछ लोग प्लम्बर्स को हायर करते हैं जबकि दूसरे लोग हार्डवेयर की दुकान पर जाते हैं। दूसरा कदम है अपनी इंडस्ट्री में स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स को परखना। यहां आपका मतलब यह हो सकता है कि आपको पता चले कि आखिर क्यों खरीदार आपके सस्ते प्रोडक्ट की बजाय एक महंगा प्रोडक्ट ग्रुप पसंद करते हैं। तीसरा कदम है चेन ऑफ बायर्स का एनालिसिस करना। यह बात उन लोगों से संबंधित है जो आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं दोस्तों, और तो और दूसरों को भी आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी करते हैं। एक छोटी लड़की के बारे में सोचिए दोस्तों। उसके पास बहुत से कपड़े हैं, लेकिन इसका खर्च उसके माता पिता उठाते हैं, और उस लड़की का रहन सहन उसके पसंदीदा पॉप स्टार से प्रेरित होता है। इस तरीके की खरीदारी को ध्यान में रखकर आप अपनी इंडस्ट्री के उस पहलू पर ध्यान दे सकते हैं जिस पर अभी तक आपने विचार नहीं किया है। वहां से फिर से यह सोचिए कि खरीदार को क्या चाहिए, वो क्या ढूंढता है। ऐसा करने के लिए अपने प्रोडक्ट की यूटिलिटी पर गौर करें और उसके बिकने से पहले और बाद में, बिकने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानें। ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक केटल इंडस्ट्री को ही ले लीजिए दोस्तों, जो कि रेड ओशियन का एक जबरदस्त उदाहरण है। ब्रिटिश लोगों को अपनी दोपहर की चाय से बहुत लगाव है, लेकिन अपनी चाय बनाने से पहले उन्हें केतली पर जमा हुआ लाइम स्केल को हटाना होता है। इस समस्या को पहचानते हुए फिलिप कंपनी ने एक फिल्टर बनाया जो ऑटोमेटिक इस स्केल को हटा देता है। तो अगला कदम है अपनी इंडस्ट्री की फंक्शनैलिटी और इमोशन में बैलेंस बिठाने के लिए दोबारा से सोचिए। यह जरूरी है क्योंकि कुछ इंडस्ट्री जैसे कि कानूनी दुनिया की फंक्शनैलिटी बहुत कमजोर होती है, उनके जज्बातों की फिक्र नहीं होती है, लेकिन उनका पूरा ध्यान अपने काम को पूरा करने में ही होता है। ऐसा इसलिए बोला गया ताकि आप फिर से इन पहलू पर विचार करके नए अवसरों को खोज सकते हैं। और आखिरी 6 कदम है दोस्तों, भारी ट्रेंड्स को तैयार करना जो आपकी इंडस्ट्री पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर्स आपको प्रभावित करते हैं उनको पहचानें। मान लीजिए कि एग्रीकल्चर के लिए वो फैक्टर क्लाइमेट चेंज हो सकता है। जब एक बार आप ये सोच लें तो इसको अपनाने के बारे में, इसको अच्छा बनाने पर विचार करें। सवालों के जरिए से पुराने ट्रेंड्स को चुनौती देते हुए अपने लिए ब्लू ओशियन के विकल्प को विकसित कीजिए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। तो यह 6 कदम आपको सही जरूरी बदलाव को चुनने में मदद करेगा दोस्तों। लेकिन इन बातों पर गौर करते हुए आपको ब्लू ओशियन शिफ्ट के लिए इसको सही कदम के रूप में डिफाइन करना भी जरूरी है। यह काम पूरा करने का एक टूल है जो 4 एक्शन फ्रेमवर्क कहलाता है, और यह चौथे स्टेप का आखिरी कदम होता है। इसका फ्रेमवर्क का आधार 4 सवालों और उनकी प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। उसमें से पहला सवाल है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसे आप आसानी से अपनी इंडस्ट्री से निकाल सकते हैं। सिटीजन एम का एक उदाहरण ले लीजिए। यह एक ऐसी होटल चेन है जिसने बड़ी कॉम्पिटिटिव हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अफोर्डेबल लग्जरी स्टेज देकर खुद को अच्छे से ब्लू ओशियन में शिफ्ट कर लिया। कैसे दोस्तों? दरअसल उसने अपनी फ्रंट डेस्क और डोर कीपर सर्विसेज में कटौती करके ऐसा किया। लग्जरी होटल्स के लिए यह बेसिक सर्विस बहुत समय से जरूरी मानी जाती थी, लेकिन यह पता चला कि यह अब बहुत जरूरी भी नहीं है। सिटीजन एम होटल्स में विजिटर्स आजकल कियोस्क के इस्तेमाल से खुद ही चेक इन करते हैं और उन्हें प्रतीक्षा भी नहीं करनी होती है। दूसरा पूछने का सवाल है दोस्तों कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से नीचे हैं और जिनको कम करना चाहिए। यहां फिर से सिटीजन एम का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने ये देखा कि विजिटर्स ज़्यादा देर तक कमरे में रुकते नहीं हैं, बस सोने के वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कम खर्चे में अपने कमरों को छोटा कर दिया। लेकिन जब आप किसी चीज़ में कमी करने जा रहे हो तो आपको उसके बदले में कुछ और ऑफर भी देने पड़ते हैं। इसी वजह से यह तीसरा सवाल उठता है कि कौन से फैक्टर्स को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स में ऊंचा उठाया जाए।
इसके लिए सिटीजन एम के पास यह जवाब था कि उन्होंने अपनी लग्जरी सराउंडिंग्स को बढ़ाया और गेस्ट के सोने की व्यवस्था को अच्छा किया। इसका मतलब हुआ कि इसके लिए एक्स्ट्रा लार्ज बेड, अच्छे कपड़े, शांत और एकांत माहौल को तैयार किया गया। और आखिर में ये सोचें कि किस तरीके की सेवा दी जानी चाहिए जो पहले कभी ऑफर की नहीं गई थी। जैसे उदाहरण के लिए जब सिटीजन एम फ्रंट डेस्क सेवा को हटा रही थी, तब कंपनी ने एक मल्टीटास्किंग एम्बेसडर्स को लॉन्च किया जो विजिटर्स के सवालों का जवाब देता है और उनकी छोटी समस्याओं को हल करता है। अपने खुद के बिजनेस से संबंधित ऊपर बताए गए सवालों को पूछकर आप अपनी बेहतरी के लिए एक उम्दा ब्लू ओशन स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं। ऐसा करते हुए अपनी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजीज को वास्तविकता में लागू करना आपका अंतिम कदम होगा दोस्तों। इसके बारे में आप पूरी जानकारी अंतिम बात में पाएंगे। आइए सुनते हैं। अपनी सबसे अच्छी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी और सबसे बढ़िया लोगों को चुनकर आगे कदम बढ़ा दीजिए। हाँ दोस्तों, पिछली स्टेप को लागू करके आप अपने लिए ब्लू ओशन शिफ्ट के लिए कई तरीके की अच्छे ऑप्शंस को चुन सकते हैं। इस अगली और आखिरी 5वीं स्टेप में आपका काम होगा अपने लिए सबसे बेहतर को चुनकर उसको लागू कर देना। हाँ दोस्तों, ऐसा करने के लिए ब्लू ओशन फेयर का सहारा लें और अपनी सफलता का मजा लीजिए। अपनी कंपनी के विभिन्न विभागों से सभी लीडर्स को एक साथ लेकर आइए। कम से कम अपनी टॉप टीम को चुनिए और विभागों के हेड्स को आमंत्रित करिए, जैसे मार्केटिंग हेड, मैन्युफैक्चरिंग हेड, एचआर, फाइनेंस, आईटी, लॉजिस्टिक, इन सभी के हेड। आप चाहें तो अपने ग्राहकों, साझेदारों और सप्लायर्स को भी आमंत्रित कर सकते हैं दोस्तों। इवेंट के दौरान अपनी इंडस्ट्री की जानकारी के साथ शुरुआत करें, साथ ही साथ उसके रेड ओशन के बारे में बताएं और समझाएं कि क्यों आपको ब्लू ओशन शिफ्ट की जरूरत पड़ी। जब यह बात एकदम साफ हो जाए तो किन किन ऑप्शंस को आपने अपने लिए सबसे अच्छे ब्लू ओशन को चुनने के लिए रखा है, उसके बारे में उनके सामने प्रेजेंटेशन दीजिए दोस्तों। हर एक स्लाइड में अपने प्रोडक्ट की एक नई टैगलाइन दीजिए। दूसरी स्टेप यानी स्ट्रैटेजी कैनवस में आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसको बताएं। और चौथी स्टेप में आपके द्वारा बनाई गई 4 एक्शन फ्रेमवर्क के माध्यम से अपनी ऑडियंस को उस बारे में गाइड करिए। याद रखिए कि यह बहुत ही जरूरी है हर कोई आपके द्वारा दिए गए विभिन्न ऑप्शंस के पीछे के तर्क को समझे। जब आपकी सभी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए तो लोगों को सोचने के लिए थोड़ा वक्त दें। आप अलग अलग पोस्टर्स के माध्यम से उनको अपने द्वारा बताए गए सभी ऑप्शंस को रिमाइंड भी करा सकते हैं। और आखिर में सभी से वोट करने के लिए कहें कि किस ऑप्शन को चुना जाए। यह एक पोस्ट करने जितना आसान हो सकता है, क्योंकि पोस्टर्स से लोगों को चीजें अच्छे से समझ आ जाती है दोस्तों और उनको याद भी रहती है। लोगों ने क्यों एक विशेष ऑप्शन को ही चुना, इसका आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं और इस अवसर का फायदा भी उठा सकते हैं। फिर यहां से आपके पास अपनी सोच के अनुसार लागू करने के लिए सबसे बेस्ट ब्लू ओशन ऑप्शन होगा। थोड़ी बहुत लगन और भाग्य के साथ आप बहुत ही जल्द ब्लू ओशन की दुनिया में सफलता के शिखर को पाएंगे दोस्तों। अधिकतर कंपनीज रेड ओशन के दायरे में काम करती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ और ब्लडी कंपटीशन होता है दोस्तों। लेकिन हमें हमेशा ऐसे ही नहीं रहना चाहिए। कुछ सिस्टमैटिक प्रोसेस को अपनाकर आप ब्लू ओशन शिफ्ट तैयार कर सकते हैं, जो आपको कंपटीशन की भीड़ से भी आगे ले जाए और आपके लिए नए और अनदेखे मार्केट के रास्ते खोल दे।